हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर करंट अफेयर्स सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। आज हम पढ़ेंगे 9 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? EWS कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद EWS कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था? 100, 101, 103 या फिर 97? तो बच्चों 103 अमेंडमेंट के बाद ना EWS का कोटा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। EWS का कोटा कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2019 में। और इसमें क्या करते हैं, 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ये 10% का कोटा दिया जाता है। तो अभी ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लॉयर्स ने चैलेंज किया था कि इस कोटा में क्या होता है कि लोग फेक सर्टिफिकेट बनवाकर जॉब्स और एडमिशन्स पा लेते हैं। तो इस वजह से इस कोटा को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे कोटे में तो सबको ये इंक्लूड हो जाता है, SC, ST, OBC। फिर अलग से ये EWS का कोटा बनाने का क्या मतलब था या क्या ज़रूरत थी? वो भी अपने पॉइंट पे सही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द कोटा ऑफ 10% और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, इस कोटा को रिमूव नहीं किया जाएगा। इसी वजह से ये न्यूज़ में था एंड दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 2,52,995 प्रोजेक्ट्स, इतने प्रोजेक्ट्स में से सैंक्शन अंडर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY 1,33,144 प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड सो फार। यानी कि 1,33,144 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ कोल, पावर, माइन या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर कोई और ही मिनिस्ट्री जिसने इसे लॉन्च किया है? बताइए। तो बच्चों इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। अब PMKKY योजना है क्या? PMKKY योजना ये है कि इसमें प्रोवाइड किया जाएगा फंड्स। किसको इसमें प्रोवाइड की जाएगी? हेल्प, मदद। किसको? उन लोगों को जिनको कि रीलोकेट करना पड़ता है माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से अफेक्ट होते हैं। जैसे कि कोई सपोज मान लो ये एरिया है एक्स एरिया में बहुत सारा कोल रिजर्व पाया गया है। कोल तो ज़रूरी है, तो क्या किया जाएगा? सरकार क्या करेगी? यहाँ से लोगों को रीलोकेट कर देगी। जब रीलोकेट करती है तो ऑब्वियस ही बात है, लोगों का रहन सहन, घर, मकान, ज़मीन और उनका जो कमाने का ज़रिया है सब उनसे ले लिया जाता है। वो उनके पास कुछ भी नहीं रहता है अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसी वजह से क्या उनको इतना ज़्यादा अफेक्ट ना हो, इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम लॉन्च करी है, ये योजना लॉन्च करी है। इससे क्या होगा? उन लोगों को हेल्प होगी, उन लोगों की मदद करी जाएगी। और जो फंड्स हैं वो जनरेट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के द्वारा फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है लोगों को हेल्प करने में। सो सितंबर तक क्या हुआ है कि 3 लाख जितने 3 लाख से ज़्यादा 2,52,995 प्रोजेक्ट्स थे, उसमें से 1,33,144 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फॉर द ईयर 2021। उन्होंने अभी 2021 के अवार्ड्स जो हैं वो दिए हैं। अवार्ड का नाम क्या है? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? इस अवार्ड को किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था? 1975, 1973, 1999 या फिर 2014? इस अवार्ड को कब बनाया गया था बच्चों? इस अवार्ड को बनाया गया था 1973 में। अब ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? बहुत यूनिक सी बात है। इस अवार्ड को दिया जाता है नर्सेस को और नर्सिंग पर्सनल्स को, यानी कि जो लोग इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है हमारी कंट्री को। क्यों? हमने देखा 2020 में अगर लोगों को कोई ठीक कर रहा था तो कौन ठीक कर रहा था? डॉक्टर्स ठीक कर रहे थे। उनके साथ कौन थी? नर्सेज। और मेल नर्स और फीमेल नर्स दोनों होते हैं, नॉट जस्ट फॉर द फीमेल वन। तो उनको ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि उन्होंने दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड आउटस्टैंडिंगली
इन द टफ टाइम्स 2021 में तो हमने देखा था, 2021 में तो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। और 2021 में तो डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो इफ़ेक्ट था कोविड का, बहुत ही ज़्यादा, क्या बोल सकते हो, हार्श भी कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डेडली भी था, क्योंकि उसके बाद हमने इंडिया में नहीं देखा कि डेल्टा वेरिएंट के बाद इतनी ज़्यादा डेथ किसी भी वेरिएंट की वजह से हुई हो। सो फॉर दैट ईयर द्रौपदी मुर्मू हैज़ प्रेजेंटेड दिस अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग contribution of nursing personnel employed in central and state UT प्राइवेट मिशनरी और वॉल्टरी ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इनको अपॉइंट किया जाता है, जैसे सेंट्रल हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, स्टेट हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी होते हैं, प्राइवेट में भी होती है, मिशनरी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जहाँ पर जो कि मेडिकल एड प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पर भी नर्सेज होते हैं, राइट। तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इट हैज़ बीन गिवन फॉर द ईयर 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। DMF के बारे में अभी हमने पढ़ा था सेकंड क्वेश्चन में कि फंड्स फॉर द PMKKY हैज़ बीन इज़ कलेक्टेड थ्रू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इसके द्वारा उसके फंड्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 622 डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड अक्रॉस 23 स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि अलग अलग 23 स्टेट्स में है, राज्यों में है, और उन राज्यों में भी 622 डिस्ट्रिक्ट्स में है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इज़ अ ट्रस्ट अ नॉन प्रॉफिट बॉडी। ये एक ट्रस्ट है और एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, या फिर बोथ 1 and 2 करेक्ट है, या फिर एक भी नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए बच्चों। सो ऑप्शन नंबर 3 जो कि कह रहा है बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2 का मतलब क्या है कि ये 23 स्टेट्स में है, अलग अलग 622 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और एक ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है। नॉन प्रॉफिट बॉडी मतलब जितना भी फंड ये कलेक्ट करती है उतना ये लगा देती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग। माइनिंग की वजह से जिन लोगों का भी नुकसान होता है उन लोगों को ये कंट्रीब्यूट करती है। DMF क्या है? DMF कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अमेंडमेंट के बाद। कौन से लॉ, किस में अमेंडमेंट किया गया था? माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में इसका अमेंडमेंट किया गया था। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में इसका अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद DMF को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि फंड्स वगैरह कलेक्ट करती है। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट बॉडी क्या होती है कि जितना भी वो कमाती है, जितना भी वो कलेक्ट करती है, वो पूरा का पूरा खर्च कर देती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी इन द टॉप 20 रैंक ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022। अभी फोर्ब्स ने ये रैंकिंग रिलीज़ करी है, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने 800 कंपनीज़ को सिलेक्ट किया। 800 कंपनीज़ का नाम है। तो इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी की रैंक है टॉप 20 में? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप, या फिर HDFC। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो रैंक है वो है 20, वो रैंक 20 पे है इस लिस्ट में फॉर द बेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स इसकी रैंकिंग है। तो रिलायंस की कितनी क्या रैंक है उसकी? 20 है। और CEO कौन है रिलायंस का? मुकेश धीरूभाई अंबानी। बजाज की क्या रैंक है? 173, उसके CEO हैं राजीव बजाज। आदित्य बिरला ग्रुप की रैंक है 240 और उसके CEO हैं कुमार मंगलम बिरला। ऐसे ही हीरो मोटोकॉर्प, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HCL, अदानी इंटरप्राइजेज, इन्फोसिस, WNS ग्लोबल सर्विसेज, इन सब का ये सब जो है वो उस लिस्ट में है, टॉप 800 एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में है। और इनकी जो रैंक है वो ये रैंक है इसकी, और इनकी CEOs, और ये है इनके CEOs है, और जिस भी कंपनी में चेयरमैन है तो चेयरमैन एंड CEO ऑफ हीरो मोटोकॉर्प पवन मुंजल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन? स्वामी जानकी रामन। HCL टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट एंड CEO हैं विजय कुमार। अदानी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन
आदित्य बिरला चेयरमैन एंड CEO आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला। इन्फोसिस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? साहिल एस पारिक। देन WNS के कौन है? CEO केशव आर मुरुगेश। तो ये है CEOs। अभी कंपनीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों? ये कंपनीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इन कंपनीज के बारे में फोर्ब्स में लिस्टेड है, तो इनके CEOs तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने पास रखेंगे, उसे रिवाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट, या जो पूरा जो धरती है उसका जो क्लाइमेट, उसकी क्या स्टेट है, क्या हालत है, क्या कंडीशन है? UNEP, WMO, FAO, UNFCCC। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 की रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है WMO यानी कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, इन्होंने बताया है इस रिपोर्ट को एनालाइज कर पूरे जो क्लाइमेट है चेंजेस को एनालाइज करके इन्होंने बताया कि 8 साल का ये सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर रहा है। और हमने इस टाइम पे हीट वेव्स देखी, बहुत सारी एक्सट्रीम हीट वेव्स देखी, ड्रॉट देखा, डिवास्टेटिंग फ्लड्स देखे, और बहुत सारे लोगों को इस क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हुआ है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। तो हमें अपने क्लाइमेट पे काम करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अवॉर्डेड अ PhD इन बोटानिकल साइंसेज? बोटानिकल साइंसेज यानी कि जो प्लांट वगैरह की स्टडी होती है ना, उसको हम बॉटनी कहते हैं। तो बॉटैनिकल साइंसेज में सबसे पहले PhD किसने करी थी? किरण बेदी, जानकी अमल, अन्ना राजम मल्होत्रा, आनंदीबाई, गोपाल राव जोशी। तो जानकी अमल जो थी, उन्होंने अमाल कह सकते हो, जानकी अमाल, इन्होंने सबसे पहले बोटानिकल साइंसेज में PhD करी थी। इनसे पहले कोई भी वुमेन ऐसी नहीं थी जिसने कि इंडिया में बोटानिकल साइंसेज में PhD करी हो। अभी हमने इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है November 5 को। ये पहली जो इंडिया है, इंडिया की सबसे पहली बोटानिस्ट थी। इनका जो जन्म है वो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, केरला में 1897 में। उस टाइम पे इन्होंने सोचो PhD कर ली थी। उस टाइम पे इन्होंने PhD किस में करी थी? बोटानिकल साइंसेज में। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग इन्होंने कंट्रीब्यूशन भी दिया है, जेनेटिक्स में, साइटोलॉजी में, एवोल्यूशन में, और भी बहुत सारे फील्ड्स में, बोटानी की और भी ज़्यादा बोटानिकल साइंसेस की और भी ज़्यादा फील्ड्स में। इनका जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ वर्थ टू रिमेंबर। इनकी एनिवर्सरी हम कब सेलिब्रेट करते हैं? बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं 5 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन? कौन है चेयरपर्सन कौन है? गोपाल विट्ठल, स्टीफन रिचर्ड, मैथ्यू ओमन, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों GSMA यानी कि GSMA ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, इस एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं स्टीफन रिचर्ड, और हाल ही में डेप्यूटी, ठीक है, डिप्टी चेयरपर्सन या डेप्यूटी चेयरपर्सन जो है वो चूज करे हैं गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल थे एयरटेल के CEO, एयरटेल ग्रुप के CEO थे। अब इनको बना दिया गया है डेप्यूटी चेयर ऑफ दिस बोर्ड। कौन सा बोर्ड? GSMA क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। ठीक है, ये इस एसोसिएशन के क्या बन गए हैं? डेप्यूटी चेयरपर्सन बन गए हैं। अब इस एसोसिएशन के बारे में जानते हैं, ये एसोसिएशन क्या है? ये एसोसिएशन एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है उन लोगों का, किसका? उन ऑर्गेनाइजेशन का, उन इंडस्ट्रीज़ का जो कि रिप्रेजेंट करती हैं मोबाइल नेटवर्क को पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मोबाइल नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उन सब का ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लगभग 750 परमानेंट मेंबर है, फुल टाइम मेंबर कह सकते हो या फुल मेंबर्स कह सकते हो, और 400 से ज़्यादा कंट्री जो हैं वो इसकी एसोसिएट मेंबर्स हैं। ये इश्यूज़ उठाना, चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें करना इनका इस ऑर्गेनाइजेशन, इस एसोसिएशन का काम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आएगा ही आएगा, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लॉ मिशन? जस्टिस ऋतुराज, लॉ कमीशन, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पलीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा. इन चारों में से अभी चेयरपर्सन किसको चुना गया है लॉ कमीशन का? तो बच्चों जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, इनको चूज किया गया है लॉ कमीशन का चेयरपर्सन. क्या हुआ था 2018 के बाद इस कमीशन का कुछ अता पता नहीं था, उसको दोबारा से फिर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और चूज़ करे गए हैं चेयरपर्सन. चेयरपर्सन कौन है? ऋतुराज अवस्थी. ऋतुराज अवस्थी को चेयरपर्सन चूज़ किया गया और 5 अदर मेंबर्स भी चूज़ करे गए हैं. वो कौन कौन से हैं? जस्टिस के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्या, प्रोफेसर एंड एम करुणानिधि. इनको चूज़ किया गया है एज द मेंबर ऑफ दिस कमीशन. 2018 के बाद इसका कोई भी जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं हुआ था, बट अब हुआ है. कब हुआ है? 2022. इस बॉडी का काम क्या है बच्चों? ये है लॉ कमीशन के बारे में. इस बॉडी का काम है कि वो सरकार को एडवाइस देती है और वो रिसर्च करती है क्या क्या लीगल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, और अपनी एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड करती है. इस बॉडी में रिटायर्ड जजेस होते हैं जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड जस्टिस. चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज ऑफ नाउ विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया? पहले यूएई था, अब जो है वो चेंज हो गया है. यूएई, इराक, सीरिया, रशिया. अभी क्या हुआ बच्चों कि रशिया ने यूएई की वो सरपास कर दिया, यानी कि रशिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है क्रूड ऑयल टू इंडिया. बहुत सारे सैंक्शंस लगने की वजह से यूक्रेन पे, रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं. तो और फिर इस वजह से क्या होता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, वो उसका बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ को तो हद से ज़्यादा ही नुकसान होता है. तो इंडिया का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि कोई भी 2 कंट्रीज़ वॉर में होती हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपस में ही लड़ रही हैं और दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ता है. सामने आके कोई नहीं कहता है कि क्योंकि एक हो जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट करो, यानी कि आप इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो. सो नो कंट्री ओपनली सपोर्ट्स एनीवन, बट हाँ पीछे से सपोर्ट जो है वो रहता ही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आज. Which ministry has notified National Bioenergy Program? Ministry of Coal, Ministry of New Renewable Energy, Ministry of Agriculture, Ministry of Food and Ministry of Food Processing Industries. 4 मिनिस्ट्री आपके सामने, आपको बताना है कि नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई है. तो बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ध्यान से सुनना इसका नाम, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ये जो मिनिस्ट्री है इसने नोटिफाई किया है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम को. ये प्रोग्राम कब इन्होंने किया November 2, यानी कि आज से 7 दिन पहले. अब इस प्रोग्राम में होगा क्या? ये जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू किया जाएगा 2025-26 तक. इस प्रोग्राम के अंडर जो सब स्कीम्स हैं वो क्या होंगी कि ऐसे सेटअप किया जाएगा, ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम हम चला सकें. यानी कि जैसे कि इंडिया अभी न्यू दिल्ली में क्या हुआ, न्यू दिल्ली में वेस्ट से यानी कि जो कचरा है उससे एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्लांट जो है वो सेटअप किया गया है न्यू दिल्ली में. तो ये क्या है? वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम के अंडर ही है ना. इसमें हम क्या करेंगे? सेटअप करेंगे बायोगैस, बायो सीएनजी, पावर प्लांट्स, ऐसे सारे पावर प्लांट्स जो है वो सेटअप करेंगे जिसको कि हम बना सकें, पावर जनरेट कर सकें हम वेस्ट मटेरियल से. बायोमास प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे, प्लस ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे जहां पर हम फैमिलीज़ को और मीडियम साइज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे गांव में हो गया, किसी कस्बे में हो गया, किसी डिस्ट्रिक्ट में हो गया, ऐसे एरिया में बायोगैस प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे, ताकि जो आसपास में कैटल्स तो होती हैं,
तो सबके पास गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा वो कैटल्स जो है वो रखती हैं, तो क्यों ना उससे हम एनर्जी बनाएं. So that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.